राम राम सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और आज मेरे साथ एक बहुत विशिष्ट पैनल, पुष्कर अवस्थी जी। दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम बाबा जी, राम राम। अवनी- अवनीश भाई और व्यालोक भाई, सभी भाइयों को राम राम। सर, बड़ा गंभीर मसला आके खड़ा हो गया है। चौराहे पे खड़ी कर दी है, इज्जत आबरू लूट कर जो है राहुल जी की कांग्रेस को चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब कहां जाएगी बेचारी, क्या करेगी? व्यालोक भाई, कहां जाएगी अब बेचारी कांग्रेस? देखिए दादा, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पहले कांग्रेस एकदम सरपट NH 24 या NH 77 जो बनवा दिए हैं गडकरी जी, उस पर बिना टोल दिए भागी जा रही थी। अरे भाई, 44 से 99 ही पहुंचे थे। अब वो भले ही अवनीश भाई की बात मैं अगर उधार ले लूं तो अब पिछवाड़े में गुलाल हरा पीला पोत के और नाचने लगे थे। कांग्रेस की दुर्दशा तो मतलब पिछले मुझे लगता है कि 15 साल से ऐसी ही है, कोई खास बात नहीं है। हाँ, इस बार ये जरूर हुआ कि हरियाणा चुनाव के पहले अचानक से एग्जिट पोल के नाम का सहारा लेकर कांग्रेसियों ने अपने युवराज को तय कर दिया कि अब तो हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी की 10 सीटें उपचुनाव, और उसके बाद मोदी जी का इस्तीफा, और फिर राहुल विंची इस देश के प्रधानमंत्री। अब इस तरह के देखिए, एक कहावत है कि आप गाय पाल लीजिए, भैंस पाल लीजिए, बकरी पाल लीजिए महात्मा गांधी की तरह, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेसियों को कौन समझाए, दिन रात गलतफहमी के ही शिकार हैं। और उसकी दवा तो वैसे मतलब प्रचलित तौर पर हकीम लुकमान कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हकीम लुकमान तो छोटे हैं, धनवंतरी जी के पास भी नहीं है गलतफहमी नाम की जो मर्ज है। अब कांग्रेसियों ने हरियाणा का किला फतह कर ही लिया था। मतलब वहां तो मैं ये सुन रहा था कि 50-55 से कम सीटें आ ही नहीं रही थी। आई कितनी, वो जनता ने दे दी ना। उसके बाद कहा जा रहा था कि जाट एक तरफा वोट कर देंगे, जाटों ने नहीं किया। जाट किधर चले गए पते नहीं चला, बाकी जातियों ने किधर कर दिया। ऊपर से योगी जी वहां जहां जहां पहुंचे, 12 या 13 सीटों पर पहुंचे, और वो जो अंत में मंत्र दिया कि बंटोगे तो कटोगे। अब उसमें एक समस्या ये हो गई है कि बिहार जैसी जगहों पर वो जो उनका एक बहुत खूंखार टाइप का फोटो आ गया है, गलती से बहुत पुराना फोटो है जिसमें उनका एकदम क्लोजअप आया हुआ है, उस फोटो के साथ बंटोगे तो कटोगे। और ये आपको जूस की दुकान पर, फल की दुकान पर, यहाँ तक कि कपड़ों की दुकान पर भाई लोग लगा रहे हैं। अब ये बिहार का हाल है। तो अब मान लीजिए कि मोदी जीवा का युग जब खत्म होगा तो योगी जीवा आएंगे, तब कांग्रेस का क्या होगा, इस पर सोचिए जरा। तब तक अगर कांग्रेस ये राहुल और सोनिया की बची रही तो अभी तो सीन ये है कि एक जलेबी बाई हैं, उनको अब जो जा रहा है वो जलेबी। अच्छा देखिए, भाजपाई कितने बदमाश हैं, कितना मजा ले रहे हैं कि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, और कैबिनेट की मीटिंग के बाद भाई लोगों ने मीडिया में और बाकी अपने कार्यकर्ताओं में जलेबी बंटवा दी। लड्डू तो आज तक बंटते थे, ये सब तो समझ में आता था, लेकिन कैबिनेट मीटिंग के बाद जलेबी, मतलब ये सीधे जलेबी फैक्ट्री जो बहादुरगढ़ में नहीं लगी और सारी फैक्ट्री चली गई अब सूरत और अहमदाबाद, इसी का वो दिखा रहे थे ना नतीजा। और इसी तरह का अब आपका प्रश्न और अंतिम दो वाक्य कि कांग्रेस यहां से कहां जाएगी। देखिए, कांग्रेस का संपूर्ण तिया पांचा हो चुका है। मैं शील हरण इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि शील हरण बहुत ही एक नेगेटिव शब्द है। तो कांग्रेस का जो होना था हो चुका। कांग्रेस अपने पीक पर पहुंच चुकी है, 99 से ऊपर नहीं जाएगी लोकसभा में अगले 20-25 साल। और जहां जहां विधानसभा में उनका खेल होना था, क्योंकि जनता देख रही है, जनता पागल नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है।
उन्होंने देखा है कि हिमाचल में ये लोग क्या कर रहे हैं, दिवालिया बना दिया। इन्होंने कर्नाटक में दिवालिया बना दिया स्टेट को, तेलंगाना में दिवालिया बना दिया। तो भाई हरियाणा वाले क्या भांग वांग थोड़े खाए हुए हैं? या आप जम्मू कश्मीर का हाल देख लीजिए, 6 सीटें आई हैं साहब, और राहुल विंची के समर्थक कह रहे हैं, उनके चमचे कह रहे हैं कि कांग्रेस की भारी जीत हो गई। कांग्रेस कहां जीत रही है? यूपी में समाजवादी पार्टी अगर अखिलेश आज दामन झटक दें कि भाग बे, हमको तुमसे मतलब नहीं है, और वो झटकेंगे ही आज न कल, तब राहुल विंची कहां जाएंगे? और अभी झटक दिया है, 2 सीट दी है इनको, सरकार को कहा है कि 2 सीट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा है, तुम्हारी औकात से बाहर की बात है। और 6 सीटें तो उनके परिवार में आ गई टोटी जी के। अब बाकी कितनी सीटें बची? 2 ही सीट बची ना, अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो आप तो बैसाखियों पर सरकार पहले से लेटे हुए हैं, अधलेटे हैं। आपसे अगर तमिलनाडु में आपको स्टालिन डांट के भगा दे आज की डेट में कि अरे राहुल जाओ, हमको नहीं करना है, कितनी सीट आ जाएगी कांग्रेस को? किसी भी दक्षिण से उत्तर चले आइए, पूरब से पश्चिम चले आइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म हो चुका है, दक्षिण भारत खत्म है, उत्तर भारत में इनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो ये तो सवाल ही आपका अजीब सा है कि कांग्रेस कहां जाएगी। भाई कांग्रेस जहां जाएगी उससे नीचे जाएगी। कुछ दिनों में कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्वप्न है हमारे प्रधान सेवक का, वो पूरा हो जाएगा। इससे अधिक की संभावना मैं नहीं देखता हूं। अवनीश भाई, इस हरियाणा में जो डिबैकल हुआ, डिबैकल में इसको इस सेंस में कहूंगा कि जो इनका जो सुपारी मीडिया है कांग्रेस का और इंडी अलायंस का, इन्होंने ना एक फर्जी हवा बना दी थी। जैसे आपको याद होगा छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में भी यही बनाई थी, वही फर्जी हवा हरियाणा में बना दी गई थी, और इसको इन्होंने सच मान लिया कांग्रेस की लीडरशिप ने। और इस ओवर कॉन्फिडेंस में हुड्डा ने यह मान लिया कि हमको तो 70 सीट आ रही है, पर चूंकि हमको बहुत ज्यादा ओवर, मतलब ज्यादा अगर हम एमएलए ले आएंगे तो कहीं हाई कमांड जो है वो दम न पकड़ ले और कहीं शैलजा को बीच में न ले आए, इसलिए जानबूझकर, ऐसा एक थ्योरी चल रही है हरियाणा में कि जानबूझकर 10-15 सीटें कम करके ऐसी कोशिश की गई कि 50 सीटों के आसपास जो है कांग्रेस जीत जाए। और ये बड़ी, इस थ्योरी में दम भी है, क्रेडिबिलिटी, क्योंकि 15 से ज्यादा निर्दलीय और बागी तो जानबूझकर हुड्डा ने खड़े किए हैं, ऐसा समाचार मिल रहे हैं। सर, इसका जो सबसे बड़ा नतीजा ये आया है कि अचानक इंडी अलायंस के इनके घटक दलों के सुर बदल गए हैं। अखिलेश का आपने सुन ही लिया, उद्धव ठाकरे का सुन ही लिया, महाराष्ट्र का सुन ही लिया, और बाकी जगहों पे आम आदमी पार्टी का आपने सुन ही लिया। तो सर, जो तुरंत अगले चरण के जो तुरंत जो आप सिर पे जो उपचुनाव और चुनाव हैं, उसमें आप कांग्रेस को की स्ट्रेटेजी में और उनके उसमें क्या, आपको क्या लग रहा है कि आगे अब क्या होने जा रहा है? अगले 3 महीने में राहुल गांधी के सामने क्या क्या चुनौतियां आ गई हैं? जी बाबा जी, सबसे पहले तो आपका जो मूल शुरुआती सवाल था कि कांग्रेस कहां जा रही है। कांग्रेस 2014 से जिस रास्ते पर चल रही है उसी पर अग्रसर है। उसका एक लाइन में जवाब है कि वो आगे ही आगे बढ़ रही है। अब एक चीज, मैं कांग्रेस के सपोर्टर्स, हालांकि कांग्रेस के कितने सपोर्टर हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन वोट तो मिलते ही हैं और वोट मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं। कांग्रेस के जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं और राष्ट्रवादियों में जो हार्डकोर, जो बिल्कुल भावनात्मक रूप से जिनका जो भावना पक्ष है वो बड़ा मजबूत है, उन दोनों में बड़ी समानता पाता हूं। कैसे पाता हूं आपको बता। होता क्या है कि मोदी जी के अनन्य सपोर्टर, राष्ट्रवादी जो अनन्य सपोर्टर है, उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार,
उन्होंने खुद के ड्राइंग रूम में एक टारगेट सेट किया अपनी डाइनिंग टेबल पे और कहा दैट तेरी की अब की बार 400 पार। और जब 4 जून को सरकार बनी तीसरी बार ऐतिहासिक रूप में भारत में नरेंद्र मोदी जी की 241 सीट के बाद, और जो अब तक बहुत शानदार तरीके से चल रही है, 2029 तक शानदार तरीके से चलेगी, तो ऐसा लगा जैसे वो खुद जो है अपने घर में चुनाव हार गए। वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस खुद के ड्राइंग रूम में बैठ के और अपने टारगेट सेट कर ले रही है कि हरियाणा में 70 सीट, यूपी में 10 में सारी जगह हम चुनाव लड़ेंगे और सारा जीत जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हमारा ही जलवा है, जबकि आई 6 सीट है। सर देखिए ऐसा है, जब आप अपनी महबूबा का एक फोटो जो है वो बना के और अपने पर्स में रख लेंगे और कहेंगे कि ये मेरी महबूबा है, और किसी दिन संयोग से वो लड़की अगर कहीं दिख गई और उससे पूछ लिया कि हेलो, और उसने पलट के एक थप्पड़ मार दिया, तो सपना इसी तरह टूट जाता है। कुल मिला के है क्या कि कांग्रेस अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पार्टी की आकांक्षा बना ले रही है। अपने नेता का जो एक फर्जी फिगर है, उसके जो चाटुकार हैं, उसके आसपास की जो मंडली है जो किराए पे भी कई बार उठ जाती है, सेक्टर 16 के जो मंडी है खबरों वाली, वहां पर तमाम नगर बधुएं हैं जो अपना घुंघरू छमका के जो है वो किराए बट्टे पे सुपारी जर्नलिज्म करती है, तो वो कभी बता देती है कि साहब आपको तो ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। कुल मिला के ये है कि आप बंद कमरे में बिना ग्राउंड की रियलिटी माने हुए, बिना जमीन पर निकले हुए, आप अपने घर में बैठ के एक खुद के लिए टारगेट सेट कर लीजिए और कहिए यही हमारा माहौल है, और उसके बाद जब वो हासिल ना हो तो कहिए साहब कि कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी वो खराब है, और कभी आरएसएस ने मोदी का सपोर्ट नहीं किया इसलिए 241 आ गई, और यूपी में तमाम जो है वो कैंडिडेट उल्टा पुल्टा खड़ा कर दिए गए, इसलिए यूपी में 2024 का चुनाव खराब हो गया। और वही थ्योरी आप हरियाणा से दे रहे हैं कि साहब 12-15। देखिए ऐसा है, राजनीति के ये जो क्लासिकल पुरानी स्टाइल है ना, वो 2014 से एक राजनीतिक में जो स्वभाव है, केमिस्ट्री है इस देश की और समझ, ये तीनों बदला है सर। और कहां बदला मैं बताऊं, वोटर्स के एंड पे बदला है। पार्टी और नेताओं की समझ, हम जैसे आप जैसे पॉलिटिकल एनालिस्टों का बहुत बड़ा ज्ञान, ये सब कितना बदला है कितना नहीं बदला है ये विचार का विषय है, लेकिन वोटर के एंड पर चुनावी समझ मतदाता के स्तर पर वो बहुत दूसरे तरीके से बदल गई है। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वह हरियाणा जो आपको हमको भी लगता था कि क्लोज फाइट है, कहीं क्लोज फाइट नहीं रही। तो वोटर अब अपना डिसीजन माहौल के हिसाब से खुद ले रहा है, अपनी प्रायोरिटी खुद सेट कर रहा है। उसके अलावा आपने एक चीज बताया कि कांग्रेस कहां जा रही है, तो मैं बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस का एक और एजेंडा सेट कर दिया है। राहुल गांधी जो हर समय जाति सूंघते हुए नजर आ रहे थे, और एक होता है ना कि साहब एक गंभीर आदमी चला जा रहा है, एक लुक्खा एक छपरी टाइप का जो लौंडा जो है वो बार बार बल्ले दिखा रहा है, बार बार बल्ले दिखा रहा है, अचानक कचकचा के वो गंभीर आदमी पकड़ लेता है। तो नरेंद्र मोदी ने जो जाति वाली नस राहुल गांधी ने निकाली है और बड़ा उसको इंजॉय कर रहे थे, उसको बड़ा कायदे से पकड़ लिया है। और उन्होंने कहां से शुरुआत किया है, उन्होंने सीधे कहा है कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं उस पर जो है राहुल गांधी बात नहीं करते, कांग्रेस बात नहीं करते, और इनका एकमात्र एजेंडा जो है वो हिंदुओं के भीतर जातियों में बांट के, जातियों में विभेद करके, और ये सारी चीजें बिहार तक कैसे ये मामला बांटो और कटो और बंटो वाला पहुंच चुका है, व्यालोक जी ने बताया। पैन इंडिया ये फीलिंग कैसे पहुंच चुकी है ये बताया, और वोटर तक कैसे फैल चुकी है ये बात, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो गया है ये हरियाणा ने बता दिया सर, कि बटोगे तो कटोगे। तो अब नरेंद्र मोदी का मुझे वो कथन याद आता है, अंतिम बात कह रहा हूं, कि 18वीं लोकसभा में जब उन्होंने पहली बार बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा, तो बड़े सारे लोगों को अप्रत्याशित लग रहा होगा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जाति वाले पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए एक एजेंडा महाराष्ट्र की, और कल वो बोल कहां रहे थे, जब महाराष्ट्र में वो कई सारी विकास योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे वर्चुअली, तब उन्होंने ये बात कही है। और यहां से चूंकि जाति में हिंदुओं को बांटो का जो एजेंडा था वो ध्वस्त कर दिया हरियाणा में, अब उसका नेक्स्ट लेवल अगला अध्याय नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया है महाराष्ट्र चुनाव से एंड पहले,
महाराष्ट्र की योजनाओं का उद्घाटन करते हुए ये बात कह के। तो कांग्रेस अपनी उसी यात्रा पर उत्तरोत्तर प्रगति पर है जहां वो 2014 के बाद जा रही है। मैं अब चर्चा में जरा पुष्कर दादा को लेके आऊंगा। पुष्कर दादा, हरियाणा के चुनाव में एक बड़ा, एक विस्मयकारी एक ट्रेंड सामने आया है कि भाजपा और संघ की पूरी मशीनरी ने, कैडर ने हरियाणा की पूरी इलेक्टोरेट को हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू आइडेंटिटी के नाम पर यूनाइट करके उनको वोट डालने के लिए प्रेरित किया कि ये हिंदू पुनर्जागरण का समय है, बटोगे तो कटोगे। ये सचमुच एक बड़ी जबरदस्त अंडरकरेंट हरियाणा में देखने को मिली है। इसके अलावा बांग्लादेश की घटनाओं का और हिमाचल प्रदेश में जो हर रोज एक नए शहर में जबरदस्त जो प्रदर्शन हो रहे थे अवैध मस्जिदों और डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ, उसमें सर एक जबरदस्त हिंदू यूनिटी, हिंदू इंसर्जेंस देखने को मिली है। इसको आप कहां तक देखते हैं और क्या ये एक क्षणिक आवेग था या आप इसको भारतीय राजनीति में और आगे जाता देख रहे हैं? बाबा जी, आपने जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल ये गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि इस पे और बात होनी चाहिए, इसी गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आपने जो मूल प्रश्न पहले पूछा था कि कांग्रेस कहां जाएगी, उसको मैं थोड़ा अभी फिलहाल होल्ड करता हूं, उसको जवाब दूंगा। पहले जो आपने बात की उस पर बात करता हूं। 2014 का भारत का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक अभूतपूर्व चुनाव था, जो पिछले कई दशकों से जातिगत आधार पर चुनाव न लड़के एक हिंदुत्व नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा गया था और उसमें बीजेपी सफल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री भी बने इसीलिए। फिर उसके बाद जो संभावनाएं कुछ और निकली, विश्व बदला, समय काल बदला, प्रधानमंत्री या भारत की जो मूल स्थिति थी वो बहुत खराब थी, ये कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा जो है उस वक्त दामोदर इस बात में था कि वैश्विक जगत में भारत कहां पे है और वैश्विक जगत में भारत कहां पे है और भारत का वीक पॉइंट्स क्या है। तो पहला वीक पॉइंट उनको मालूम था कि मिडिल ईस्ट है, जहां से जहर जो है भारत में रेडिकल इस्लाम के नाम पर ये पिछले 20-30 सालों में आया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वहां से आया और सीधे किसी मस्जिद में चला गया, उसके लिए जो कैरियर बने वो कैरियर भारत के राजनीतिक दल बने जो सो कॉल्ड सेकुलर थे, जिसमें कांग्रेस उसका प्रमुख स्थान था। तो पहला काम उन्होंने ये किया कि भारत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करके धंधेबाजी की और मिडिल ईस्ट को जो है उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, दोस्ती नहीं की, न्यूट्रलाइज किया। वो एक लंबा कार्य था, किया जो उस वक्त हम लोग नहीं समझ पाए। अब जो है 10 सालों में 2024 का जब चुनाव आया तो उस पीरियड में आपने ये देखा होगा, कहीं हम लोग आपस में चर्चा भी कर चुके हैं कि भारत में जो लोकतंत्र के जो जितने चुनाव राज्य के हुए उसमें बाकायदा जातिगत की बात होने लगी। बीजेपी ने जातिगत कार्ड खेला और जाति का काम किया। हुआ यह कि उनको आइडिया नहीं लगा कि इन 2014 से लेकर 2024 के बीच में जिस हिंदुत्व पे वो आए थे उसको जो है उन्होंने खुद ही जो है सब्जुगेट कर दिया, उन्होंने सब सेक्शन कर दिया। 2024 में जो चुनाव परिणाम आया, उस परिणाम जो है उसके कई कारण बताए गए। विपक्ष का बड़ा शानदार प्रचार रहा, मिथ्या उन्होंने बोला, जनता ने जो है उसको बाय आउट किया और स्वयं जो है बीजेपी भी जो है अपने कहीं मिसमैनेज कर गई अपने नीतिगत रणनीति में। 2024 में जब आया तो जब 4 जून 2024 को शाम को जब मोदी जी का चेहरा आया और आंख में आंसू देखे ना, तो सबसे ज्यादा बाकी लोगों ने तो हराने के लिए वोट दिया होगा, लेकिन जिसने वोट नहीं दिया बीजेपी को वो बीजेपी का कट्टर समर्थक था। वो कट्टर समझता था, उसको कुछ आक्रोश थे
और क्षणिक आवेश में या तो प्रचार के लिए नहीं निकला या वोट नहीं दिया, उस आंसू ने हिला दिया। उस तब जो है उस कट्टर समर्थक मोदी समर्थक को यह एहसास हुआ कि हम जिस डाली पे थे, हमने जो है अपने क्षणिक भावना में हमने उस डाली को ही काटने का जो है दुस्साहस कर बैठे। तो हरियाणा में जो आप चुनाव देख रहे हैं, मेरे का जो रिजल्ट आया है, या जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को ने जो 29 सीटें दी हैं बीजेपी को, ये उसका उद्गार था। ये उधार 4 जून की जो है एक उधार बाकी था, ये उसकी नीयत थी। उसके साथ में जो है बांग्लादेश और बांग्लादेश की हुई घटना, साथ में 4 जून के बाद जिस तरीके से कांग्रेस में विशेषतः राहुल गांधी और मुसलमानों ने, सामान्य मुसलमानों ने जिस भाषा का प्रयोग हिंदुओं के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, योगी के प्रति, इन सबके विरुद्ध की, उसने दहला दिया। हिंदू डरा, हिंदू का डरना बहुत जरूरी था, जिससे डरना छोड़ दिया था। उसको लगता सब चलता है। उसका परिणाम जो है उस डर से जो है कॉन्सोलिडेट हुआ, और ये कॉन्सोलिडेशन, साथ में ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया कोई लर्नर कोई नहीं। ही इज द वन गाय, ही इज गॉट सच अ बिग हार्ट कि उनको अपने कोर्स करेक्शन करने में उनको कोई कोताही नहीं होती। उन्होंने बढ़े हुए कदमों को वापस लेने में उनको शर्मिंदगी नहीं होती, वो क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता भारत के प्रति जो है बिल्कुल इतनी सशक्त है कि उस पर कोई आप प्रश्न नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि जो धारा हरियाणा और इस जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन के हिंदुओं ने दिखाई है, ये स्थायित्व की तरफ जा रहा है। जो हम 2014 से लेकर 2024 के बीच में हिंदुत्व का जो है मॉडल जो है हमने वीक करके जो है जातिगत में चले गए थे, हम विपक्ष के खेमे में चले गए थे। जो विपक्ष की जो है रणनीति थी, जो उनकी पिच पे थी, आज जो है क्योंकि हिंदुत्व ही एक ऐसी पिच है जिस पे विपक्ष नहीं आ सकता, और जब भी आएगा पिट जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व अब नहीं चलेगा, वो स्थिति खत्म हो चुकी है। तो आज जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये क्या कोई रास्ता दिखा रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से भारत का जो हरियाणा का जो चुनाव है, ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक वाटरशेड मूवमेंट इन द इंडियन डेमोक्रेसी है, जहां पर एक वोट बैंक की स्थिति में हिंदू आ रहा है। इससे पहले वोट बैंक जातियों की होती थी। अब यहां पे आता हूं दूसरी बात पे। ये चीज राहुल गांधी ने कांग्रेस को पिछले 3-4 सालों में बड़ी मेहनत करके मुसलमान को वापस कांग्रेस का वोट बैंक बना दिया। इसको जो है 2024 में भारत के विपक्ष ने स्वीकार किया, क्योंकि उनको कर्नाटका और तेलंगाना में सफलता मिली थी, जिसके कारण 2024 में कांग्रेस की दादागिरी भी चली और परिणाम भी आए। सबने डर के मारे कांग्रेस से किया कि उनको ये था ऐसा ना, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल है सबका वोट बैंक मुसलमान वोट बैंक है। उनको लगा यदि हम कांग्रेस के साथ नहीं गए तो ऐसा ना हो कि हमारा जो मूल वोट बैंक है वो छिटक के वापस चला जाए, जो कि आज से 3 दशकों पहले कांग्रेस का था, 80 दशक में, 90 दशक में था। ये अब जो इस हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद सबसे बड़ी मुसीबत जो महाराष्ट्र या इसके आगे वाले चुनाव में आने वाली है, ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। क्या आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस कॉन्फिडेंस में है कि जो उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक, मुसलमान का वोट बैंक है, वो उनका ही है? क्या कांग्रेस जब अलग से लड़के आएगी तो क्या कांग्रेस, मुसलमान कांग्रेस के प्रति उतना ही लॉयल होगा जिस तरीके से पिछले 6-8 महीने, साल भर में हुआ? ये एक हमको देखने वाली चीज है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मुसलमान वोट बैंक हमेशा जो है वक्त का अंदाजा सूंघता है, तो संभव है कि यदि कांग्रेस ने जिद्दापन में आकर विपक्ष के शर्तों पे समझौता नहीं किया तो मुस्लिम वोट बैंक की कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं बिखराव मुझे स्पष्ट दिखता है। और ये तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस चीज से बचते रहे 10 साल, उन्होंने जाति का जो है कार्ड जो है खेला है, तो विपक्षी खेमे के पिच में खेला है, उनके वोट बैंक में खेला है। और मैं मानता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के बात महाराष्ट्र के उसमें कही है, तो उनके पास पूरी तरीके से एक रणनीति होगी जहां वो एग्रेसिव खेलेंगे इस पे। उसमें फिर जो है ये मौका विपक्ष के पास भारत हिंदुओं को जाति में बांटने का जो उनका खेल खो खो खेल रहे थे, उस पर कबड्डी खेलने के लिए मैं समझता हूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः तैयार है। और साथ में आखिरी 30 सेकंड लूंगा, जो योगी जी का अगर बटोगे तो कटोगे, उस पे जो है सेम बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही है। और ये कहीं सेंटिमेंट उनके हिंदुओं के बीच में गया, सीप इन कर चुका है। और ये इतनी गंभीरता से कहा गया है, ये कोई चुनावी नारा नहीं था, ये सामाजिक नारा है। ये चुनावी नारा नहीं है, ये वोट के लिए नहीं है, ये सनातन के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे जो है ज्यादा जोर होगा और निश्चित रूप से अगले वाले चुनाव जो है बहुत ही हमको जो परिणाम आएंगे, बिल्कुल चाहे जो भी किस तरह के मीडिया चला ले, जिस तरह सुपारी मीडिया का इनका इकोसिस्टम कर ले, उसके परिणाम जो है एक तरीके से और भारत की दिशा और लाइन और लेंथ को तय करेंगे। जी। अब सर मैं डिस्कशन को खोल रहा हूं। अब हम लोग बातचीत की शैली में चर्चा करेंगे। व्यालोक भाई, हरियाणा में ना एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है इस चुनाव में। जैसे महाभारत के युद्ध में जो है धरती वीरों से खाली हो गई थी ना, महाभारत के युद्ध के बाद, और चारों तरफ सिर्फ शव ही बिखरे पड़े थे। सर हरियाणा में कुछ कुछ यही स्थिति इस बार देखने को मिली है कि जाट लीडरशिप पूरी तरह वाइप आउट हो गई इस चुनाव में। भाई हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए, जीता हुआ चुनाव हार गए, 70 सीट से जो है हार गए पहला, इसलिए वाइप आउट हो गए। इसके अलावा सर चौटाला परिवार, इनेलो, जजपा, वीरेंद्र सिंह और जितनी भी जाट लीडरशिप थी सब अपने अपने घरों में हार गए। अभय चौटाला हार गए, दुष्यंत चौटाला अपनी सीट पे 5वें नंबर पे आए, बड़ी मुश्किल से 5 अच्छा वो वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह जो आईएएस थे, जो पहले सांसद थे हिसार से, वो हार गए अपनी सीट से। और इसके अलावा जाट बेल्ट में भाजपा आधी सीटें जीत गई। तो सर हुड्डा के चक्कर में कांग्रेस ने अपनी पूरी जाट लीडरशिप और हरियाणा की पूरी जाट लीडरशिप वाइप आउट हो गई। तो सर आज का जो लेटेस्ट सिनेरियो है कि अब इसमें भाजपा और संघ पूरे समाज में ये बात अब स्थापित कर रहा है कि जातीय अस्मिता नहीं, जातीय पहचान नहीं, अब हमारी सिर्फ एक पहचान है, वो है एक सनातनी हिंदू की। अपने आप को किसी जाति से नहीं, हिंदुत्व से और राष्ट्रवाद से आइडेंटिफाई कीजिए। मोदी जी ने जो अभी बयान दिया कि राहुल जी जो है हिंदुओं की जो जाति की बात करते हैं, मुसलमानों की जाति की बात कभी नहीं करते। तो हिंदू, सनातनी, राष्ट्रवादी अपनी हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करे, जातीय आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दे। भाजपा और संघ इस स्ट्रेटेजी पे चल पड़े हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपकी कठोर निंदा करता हूं कि मतलब जाटों का ठेका क्या कुकर्मी कांग्रेस ने ले रखा था? क्यों भाई? आपने जितने नाम लिए हैं उसमें कुकर्मी कांग्रेसी हैं, बाकी जो परिवारवादी पार्टी हैं वो सब हैं। आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा जीती है, तो भाजपा के नेता नहीं है, जाट नेता? मतलब वो क्या सींग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बताइए, पहली बात। दूसरी बात, जिस कांग्रेसियों को मैं जो इनके साथ एक प्रीफिक्स लगा के बात करता हूं, कुकर्मी कांग्रेस और व्यभिचारी वामपंथी, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो कभी नेता बनता है, कभी वकील बनता है, कभी केबिन में कुछ कुछ करता है, और उसके टेप भी हैं, पूरे उपलब्ध हैं, लेकिन उसने उस पर गैग ऑर्डर लगवाया हुआ है। हालांकि एक दूसरे महानुभाव ने उसको धमकी दी थी तो वो चुप भी हो गया था। अभी उसके नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधिमंडल ईसीआई जा रहा है। मतलब आप ये देखिए कि ये कितने बड़े चंट हैं, कितने कुकर्मी हैं। मतलब इनको जनता ने लतिया के, घसीट के, लथेड़ के भगा दिया
फिर भी ये ससुर नहीं मान रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ईसीआई ने कह दिया खड़गे को, जो राहुल विंची का नौकर है, कहने को सो कॉल्ड अध्यक्ष है, आज महाअष्टमी के दिन आप ऐसे सवाल पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि 9 दिन कम से कम मैं इन कुकर्मियों का नाम वाम न लूं अपने मुंह से, फिर भी आप बुला लेते हैं। मतलब ये इतने बड़े वाले हैं, इतने बड़े वाले हैं, आपके शब्दों में कहूं तो बीप बीप, कि ये जा रहे हैं, ईसीआई ने कह दिया खड़गे को कल बतियाया, कहा कि चुप रहो, ये बकवास बात क्या कर रहे हो जी? इस तरह की क्या बात होती है कि ईवीएम खराब हो गया और ये खराब हो गया, ईवीएम की बैटरी ज्यादा चार्ज हो गई? मतलब ऐसा बुद्धि का इन लोगों को अजीर्ण है कि सोशल मीडिया पर किसी ने लिख दिया कि 95% बैटरी थी, वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिले, ये ससुर उसको लेके उड़ गए। तो जाट क्या, इनको हर एक जाति लथेड़ के मारेगी सर। अभी आप देखिए, कहीं कोई कांग्रेसी दिख जाएगा ना, कुछ दिनों में इस देश में ये हाल होने वाला है कि लोग पूछेंगे कांग्रेसी हो और दे थप्पड़। इनके सारे कुकर्म वैसे ही हैं। उसको देखिए, जलेबी बाई को लगी नाचने, नाम बदल देंगे, और जब नाम बदल दिया गया, जलेबी बाई कर दिया गया, तो अब उनको दुख हो रहा है। काहे भाई? तुम्ही ने कहा था कि नाम बदल देंगे, 15 से 20 सीट से ज्यादा आ जाएगी भाजपा को। तो मतलब इनके, मैं कितना बोलूं, अभी ये लोग 5 लोगों का दल लेके, और उस पर इनके चमचे क्या लिख रहे हैं? कांग्रेस इज नॉट गिविंग अप। मतलब थेथरई का कोई ओलंपिक करवा दीजिए दद्दा, ये सारे के सारे कांग्रेसी उसमें गोल्ड मेडल ले आएंगे। एक तो आपके यहाँ की विधायक भी बन गई, और आपको तो खोज रही होगी, बहुत आपने उसके खिलाफ कैंपेन किया था, आप संभल के रहिएगा। अवनीश भाई, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, व्यालोक जी कहे अभी बोलते बोलते कि हम कितना बोलें, तो हम मुस्कुराए कि अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाइए, अब हम बोल रहे हैं। हाँ, व्यालोक भाई थक गए हैं, कितना बोले बेचारे। देखिए ऐसा है बाबा जी, व्यालोक भाई ने जो अभी आपकी निंदा की है ना, कड़ी वाली, उस निंदा में मैं भी शामिल हूँ। कल भी मैंने आपके साथ बातचीत में वो आपकी कड़ी निंदा जारी रखी थी। देखिए साहब, ऐसा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, जब भी इस तरह का मैंडेट, चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे किसी प्रदेश की विधानसभा में हो, जहां आपको इस तरह का मैंडेट जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला है, इस तरह का मिलता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसको समाज के हर वर्ग से वोट मिले हैं। तो हम ये कहना कि जाट, पूरा का जाट कम्युनिटी जो है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान की जाट कम्युनिटी हो, चाहे हरियाणा की जाट कम्युनिटी हो, वो सारी की सारी जो है वो प्रो कांग्रेस है और कांग्रेस का वोट बैंक है। तो कम से कम नतीजे, जब भी जिस पार्टी का को इस तरह का मैंडेट मिलता है, तो उसमें सबका वोट शामिल होता है। तो इसलिए एक बार और मेरी तरफ से भी निंदा लीजिए, क्योंकि हरियाणा में निश्चित तौर पर आपने जब ये कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा, आपने ही ये उत्तर दिया, अभी जो मैं बात कर रहा हूं इसका उत्तर आप पहले ही दे चुके हैं। जब आपने अभी कांग्रेस और तमाम जो पारिवारिक दल हैं जो जाट परिवारों से आते थे, उनके बड़े बड़े नेता अपने ही घर में हारे हैं, ये आप जब कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनको उनके जो समाज है उनका वोट भी नहीं मिला है। तो फिर वो वोट गया कहां है? बट नेचुरल है, जिस पार्टी को मैंडेट मिला है वो वोट उसके पास आया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। तो इसलिए एक चीज और मैं बताऊं आपको, हम लोग मार्केटिंग में एक चीज पढ़ते हैं, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसका जो ऐसे ड्रा होता है, उसमें ये होता है कि साहब मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो बूम करता है, बूम के बाद एक मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। पुष्कर दा ने जो एक बात कही थी कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब आई, तो एक बृहद हिंदू एकीकरण, यानी हिंदू एकता। अब मैं दादा की बात से बस आधा सहमत हूं, आधा असहमत हूं, जब वो ये कह रहे हैं कि 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत कार्ड्स खेलने शुरू किए। सोशल इंजीनियरिंग, टिकट बांटने में, चुनाव लड़ने में हर पार्टी करती है, और भारत जब जातियों का से भरा हुआ समाज है, और हिंदू समाज, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू में जातियों को बहुत ज्यादा हमेशा अंडरलाइन किया जाता है, हालांकि वो दूसरे एंगल से कह रहे थे, तो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग तो चलेगी साहब, टिकट बंटवारे से लेके
शादी ब्याह न्योते में बंटवारा चलता है, इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग चलती है, तो राजनीति में भला क्यों नहीं चलेगी। लेकिन मैं एक बात से असहमत हूं कि 2014 में जो बृहद हिंदूकरण का एक स्ट्रेटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की, 19 और 24 के ठीक पहले कहीं आके वो बदली, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कुछ निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं राजनीति में, निर्णय गलत होते हैं, और राजनीति होती ही इसी बात के लिए, कभी सही होती है, कभी गलत होती है। और खासतौर से ये डेमोक्रेसी वाली पॉलिटिक्स जो है, वरना तो फिर नेहरू जी ने शपथ लिया और राहुल गांधी जी के जो बच्चा उच्चा होता अभी है या नहीं है, हैं, तो वो सब जो है शपथ लेके घूम रहे होते। तो राजनीति में आंकड़े कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2014 से बृहद हिंदूकरण, हिंदू चेतना, हिंदू संवर्धन, सनातन संवर्धन, इसकी जो एक यात्रा शुरू हुई थी, वो लगातार मैच्योर हो रही है। और मैच्योर होते होते मैं बताऊं, झटके कुछ लगते हैं भाई, झटके लग सकते हैं। और 241 के साथ 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वापसी तीसरी बार सत्ता में करने को मैं झटका नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं झटका मानता हूं। जब इस तरह की परंपराएं इस भारत में रही हों कि कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर जाने के बाद मैंडेट नहीं मिला हो, और उसके बाद जो है ये तीसरी बार सरकार बनने की बात आई, तो मैं ये मानता हूं कि ये फीलिंग थोड़ी बहुत कम, थोड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन गहरे मन में। और पुष्कर दा ने एक बड़ी सही बात की कि बहुत सारे लोगों को लगा 4 जून के बाद कि अरे रे यार, हम घर से निकल के गलती कर दिए लग रहा है। तो ये थोड़ा सा एक खट्टा मीठा चलेगा। बड़ी बात यह है, 100 बात की बात, एक बात यह है कि हिंदू अब अपनी चेतना को लेके बहुत सजग है, और जब सही समय आता है तो वो वहां पर दबा दे रहा है। जैसे हरियाणा में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बच गए, दिल्ली को बचा लिया, तो ऐसा ही है, थोड़ा खट्टा मीठा, लेकिन गृहस्थी बिगड़ेगी नहीं। परिवार न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा, 3 तलाक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए 7 जन्म का रिश्ता है। और 14 से जो एक संस्कृति हिंदू वाली बनी है राजनीति में, वो 7 जन्मों के तरह मजबूत होती चली जा रही है। जी, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जैसे अवनीश ने कहा, सोशल इंजीनियरिंग इज डिफरेंट। दूसरी बात यह कि आपने 2014 में जो है, आपने भारत का प्रधानमंत्री नहीं चुना था, आपने एक हिंदू नेतृत्व को भी चुना था। और उस हिंदू नेतृत्व में जो है, आप इस चीज से कतई अपने को अलग नहीं कर सकते, जहां उन्होंने हमारे प्रधान ने प्रतीकों का सहारा लेते हुए सनातन को ओढ़ा, सब कुछ किया। लेकिन उसके साथ ये भी सत्य है, सोशल इंजीनियरिंग की, चुनावी सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ कहीं पे जो है उनकी टोन जो थी, जो 2014 से पहले की थी, 2014 से 19 के बीच में जो पहला कारक था, उसके बाद 19 में जहां 370 और राम मंदिर ऐसी चीज हुई थी, वहां पर प्रतीकों का सहारा ज्यादा लिया गया। वहां पर नेतृत्व का जो ओजस्व हिंदुत्व को लेकर आना चाहिए, वो कहीं सोशल इंजीनियरिंग के भार में दबा था। ये एक कटु सत्य है, और ये होता है क्योंकि जब आप जो है लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, तो वहां पे जो है ये चीजें स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, जिसका एहसास नहीं होता है, जो कि परिणामों में परिलक्षित होता है। जो 4 जून 2024 के बाद, विशेषतः जो पिछले 1 महीने से आप प्रधान नरेंद्र मोदी जी के मुंह से जो वक्तव्य सुन रहे हैं, ये वक्तव्य जो है 4 जून 2024 से पूर्व नहीं थे। नाउ जो वो कह रहे हैं, दिस इज नाउ म्यूजिक टू द ईयर्स। उसका रीजन ये है कि ये आपको रिज्यूनेट करता है, ये आपको आशा मनाता है, आपको हताश नहीं करता है, आप उसके परिणाम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है, इसको कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते इस चीज को, कि हमने जो है, जो सामान्य जन है, वोटर, जहां कहते हैं कि वोटर बड़ा जागरूक है, वो समझ रहा है, सब कुछ मानता हूं, जागरूक है, तभी तो जागरूक इतना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झूठे वादे किए गए, जो झूठी आशाएं जगाई गई, जिस तरीके से प्रचार प्रसार कांग्रेस के द्वारा किया गया, उस अक्लमंद वोटर ने उसको खरीदा, विश्वास किया उसमें। यहां पर गलती हो गई विपक्ष और कांग्रेस से कि जो उन्होंने जो है 420 2024 के लोकसभा चुनाव में की थी, उनको लगा था कि चलता ही रहेगा। लेकिन वोटर इतना अक्लमंद था कि उसने एक बार जब उसको झटका लगा, तो जब उसके बाद जो पहला जो उसके पास मौका आया किसी चुनाव में, उसने जो है किसी तरीके का, आप कह सकते हैं कि जहां क्रेडिबिलिटी द कांग्रेस है, नॉट ओनली कांग्रेस,
इवन द अपोजिशन हैज लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी फैक्टर, जो किसी भी चुनाव में आपको जिताती है, जहां पे टॉप अप देती है, दैट क्रेडिबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी सहिष्णुता के साथ और बड़े स्थायित्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व ने उसको ओन किया। इसलिए जो है आज की तारीख में हम इस परिणाम को देख रहे हैं। जहां तक एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है, मूल प्रश्न पर आता हूं जो अपनी बात खत्म करते हैं कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस जो है इज नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले जो कांग्रेस पे वक्तव्य दिया है, यदि उसको आप बहुत गंभीरता से आप सुने दोबारा, उन्होंने पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया है कि कांग्रेस इज नो मोर एन अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया, इट इज अपोजिशन फैक्टर टू इंडिया। आज जो है भारत की संप्रभुता के लिए कांग्रेस ही खतरनाक बन चुका है और वो इसके अंदर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है जो हिजबुल्लाह और हमास की है। इसके पास उनके पास सुसाइडल करने के बाद सुसाइड के रास्ते पे ही जा रहे हैं, उससे बैकआउट नहीं कर सकते अब ये, और ना होने वाला इसके अंदर। ये ठीक है, जिस तरीके से बीच पे हिजबुल्लाह जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री सक्सेस पा लेता है, इजराइल में घुस के जो है मिसाइल फोड़ है, इस तरह कांग्रेस करती रही है। और ये 2024 में उसका मेजर हमला था जो 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल में हुआ था, वैसे ही जो है कांग्रेस का हमला 2024 को में लोकसभा चुनाव में था। लेकिन नाउ द टाइम है फॉर रिटेलिएशन है। और जब जैसा प्रधान ने आपने याद दिलाया कि मोदी जी ने कहा था कि इको सिस्टम को जवाब इको सिस्टम में की भाषा में दिया जाएगा, तो वो भाषा मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए वोटर भी उस भाषा पे सहमति प्रदान करते हुए उस पार्टी को जिता रहा है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है मूलतः अपने जिस तरीके से जब ज्वालामुखी फूटता है तो वही जो है अपने आप में धंस जाता है। कांग्रेस को जो है उस ज्वालामुखी का नाम जो है राहुल गांधी है, जो कि जो है विदेशी एजेंट है, भारत हंता है, हिंदू हंता है, और उसके साथ में हर खड़ा हुआ हिंदू उतना ही भारत हंता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधान के आंखों के सामने उनकी संवेदनाओं में ये चीज आइडेंटिफाई हो चुकी है। और जब एक बार आइडेंटिफाई हो गया है तो ये जो है इसका जो है अंत भी जो है उसी तरीके से होने जा रहा है। तो इसलिए मैं कांग्रेस को भविष्य किसी तरीके से सिर्फ एक उजड़े हुए चमन के अलावा नहीं देखता। जी पुष्कर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें एनलाइटन किया और हिंदू एकता पर आपने जो आज प्रकाश डाला है और हमें जो नेतृत्व दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। उम्मीद है दर्शकों को आज की वार्ता पसंद आएगी। अवनीश भाई और व्यालोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया सर। अगले विषय में अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।